नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की नर्सरी के बारे में, क्योंकि इस समय हम सभी के खेतों में धान की नर्सरी लग चुकी है या लगने वाली है। इसके बाद बहुत जल्द ही धान की रोपाई होगी और इसके लिए धान की नर्सरी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि रोपाई के बाद पौधों की जड़ें जल्दी ग्रोथ करें, पौधों का विकास और बढ़वार अच्छे से हो। तो इसके लिए धान की नर्सरी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए और उसमें कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। तो किसान साथियों, अब इन सब बातों को हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने किसान मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, बिना कुछ विलंब किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, धान की नर्सरी में ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि जो आप धान की नर्सरी में पानी लगा रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, वो शाम के समय करें। दिन के समय अगर आप पानी देते हैं तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और यह रुका हुआ पानी बहुत गर्म हो जाता है, और इस गर्मी के कारण जड़ों पर और नर्सरी की जो पौधों की बढ़वार है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो साथियों, कोशिश यही करें कि शाम के समय पानी लगाएं, ताकि रात में और सुबह के समय वह पानी नीचे चला जाए। तो यह एकदम सही तरीका है, जिससे कि पानी गर्म नहीं हो पाता है और हमारी धान की पनीरी भी अच्छी होगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात किसान साथियों, जो आपको ध्यान रखना है वह यह है कि धान की नर्सरी में जिंक की कमी ना हो पाए। साथियों, अधिकांश क्षेत्रों में शुरुआती नर्सरी में ही पौधों में जिंक की कमी आ जाती है और धान की रोपाई के बाद अधिकतर क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। तो नर्सरी में भी यह कमी देखी जा रही है। इस बात का ध्यान रखिए कि जो जिंक की जो कमी होती है उसकी पत्तियों पे भूरे भूरे छोटे छोटे स्पॉट बनने लगते हैं, और क्या होता है कि भूरे धब्बे आते हैं। पहले ऊपर की पत्तियां पीली होती हैं, हल्की पीली होती हैं, फिर पत्तों पर लंबे लंबे भूरे धब्बे होके पूरी पत्ती पे गहरे भूरे रंग हो जाते हैं। तो यह लक्षण है जिंक की कमी का। इससे पौधों की बढ़वार नहीं होती है, रुक जाती है। रोपाई के बाद भी ऐसे ही रहेगा तो कल्ले निकलने में बहुत ही समस्या होगी। कल्ले नहीं निकलेंगे, जड़ें नहीं निकलेंगी और हमारी धान की फसल की बढ़वार नहीं हो पाएगी। तो किसान साथियों, शुरू से ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसी कमी आ रही है तो फिर आप जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। 15 लीटर पानी में 45 ग्राम जिंक सल्फेट के घोल को कर उसका छिड़काव करें। इस तरह से स्प्रे करने से इसकी कमी पूरी हो जाती है, और जिंक की कमी का विशेष ध्यान रखें, जिससे आगे चल के हमारे फसल में कोई दिक्कत ना हो। किसान साथियों, अगली बात यह है कि जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है वह यह है कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यानी कि यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन देने पे होता क्या है कि इससे बीमारियां बढ़ने का खतरा बना रहता है, खास तौर पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। जो दूसरों बीमारियां होती है बहुत ही ज़्यादा आने लगती हैं। अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो पौधों का रंग ज़्यादा हरा हो जाता है, ज़्यादा गहरा रंग हो जाता है, तो उसमें स्टेम बोरर और दूसरे कीट भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और नर्सरी से ही ये कीट लगने शुरू हो जाते हैं, खास तौर पर स्टेम बोरर। तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हमें नहीं देना है, संतुलित और पर्याप्त मात्रा में ही नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। तो नाइट्रोजन का जो डोज होता है वो आपको 100 वर्ग मीटर में 1 किलो यूरिया देना पर्याप्त होता है। जिससे ज़्यादा नाइट्रोजन ना दें। अगर आप इससे ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो इससे समस्या होती है और हमारा ही नुकसान होता है। अगली बात जो सबसे ज़रूरी है वह यह है कि धान के अंदर जो बीमारियां आ रही हैं, जैसे ब्राउन लीफ स्पॉट या सीड ब्लाइट रोग, ब्लास्ट रोग, इसका ध्यान कैसे रखना है।
अगर इस तरह की फंगल डिजीज जो कि कवक से होती हैं, इसके लिए आपको मैंकोजेब 20 ग्राम और कार्बेंडाजिम 10 ग्राम फंजीसाइड दवा को 10 से 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना होता है। ध्यान रखिए कि 10 से 15 लीटर पानी में हमको मैंकोजेब 20 ग्राम घोलना है और कार्बेंडाजिम अगर घोल रहे हैं तो 10 ग्राम घोलना है। तो इन फंगस से होने वाली तीनों बीमारियों का उपचार हो जाता है। अगर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ रही है तो यह बीमारी इन दोनों दवाइयों से ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यह बैक्टीरिया से होती है, फंगस से नहीं। तो इसमें आपको मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट नाम की एक दवा आती है, उसको 10 मिलीलीटर दवा को 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट से ही बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का उपचार होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या फंगस वाली डिजीज है, कौन से रोग हैं और कौन सी रोग से धान की नर्सरी में क्यों भूरापन या पीलापन आ रहा है, उसके अनुसार ही दवा का प्रयोग करें। साथियों, अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि नर्सरी उखाड़ने से पहले आपको बहुत अच्छे से पानी देना है, ताकि नर्सरी आसानी से उखड़े। इससे जड़ों को कम नुकसान होता है और नर्सरी की जड़ों को जो हमारी पौध निकलती है उसकी बढ़वार अच्छी होती है। उसके लिए वैम का जो कल्चर होता है, माइकोराइजा बायो फर्टिलाइज़र, उसके घोल में हमें इसको बहुत अच्छे से उपचारित करना है। तो उपचारित करने के लिए हमें 100 लीटर पानी में करीब करीब 2 किलोग्राम वैम जैव उर्वरक को घोलना है और उसके धान की जड़ों को हम धान की नर्सरी से जो उखाड़ रहे हैं उसको साफ करने के बाद इस घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबाए रखना है। तो ये जो वैम होती हैं जड़ों में चारों तरफ चिपक जाती हैं और जब हम रोपाई करते हैं तो रोपाई के बाद जड़ें बहुत जल्दी खेत में मिट्टी को पकड़ लेती हैं और बढ़वार अच्छी होती है। इससे हमारी जो धान की फसल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आप माइकोराइजा का जैव उपचार जरूर करें, इससे धान की नर्सरी की अच्छी ग्रोथ होती है, उन्हें फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो साथियों, अगर आप आज की बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे, अमल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी नर्सरी शुरुआत से ही अच्छी होगी, पौधे अच्छे होंगे। जब हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, रोपाई करेंगे, तो रोपाई के बाद भी फसल बहुत अच्छी मिलेगी। तो हमें नर्सरी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको फसल अच्छी मिलेगी और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।